जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी बाबा आप लोगों के साथ रोशनी लुटाने के लिए एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, हम लोग इतिहास कर रहे थे, प्राचीन भारत के इतिहास से लेकर मैं आपको मध्यकालीन भारत के इतिहास और एक वीडियो आधुनिक भारत के इतिहास जिसमें कंपनियों का आगमन होता है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूं। मेरे चैनल पर उसकी एक प्लेलिस्ट है, वहां से आप कंटिन्यू ये सब इतिहास की वीडियो देख सकते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूं मध्यकालीन भारत के इतिहास की। मैंने आपको इंट्रो वीडियो कराई थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था भाई मुख्य मुख्य चीजें किस प्रकार से एक टाइम लाइन पर मध्यकालीन भारत का इतिहास चला था। आज मैं मध्यकालीन भारत के इतिहास की पहली मास्टर वीडियो लेकर आ रहा हूं जिसमें मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊंगा। उसमें मैंने आपको मुख्य मुख्य चीजें बताई थी, अब मैं हर एक चीज को स्पेसिफिक आप लोगों को इतिहास मध्यकालीन भारत का इतिहास करवाऊंगा। तो पहला वीडियो लेकर आया हूं, जैसे कि मैंने आपको मध्यकालीन भारत के इतिहास के इंट्रो वीडियो में बताया था कि जब भारत में मुसलमानों का आक्रमण होता है, मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गोरी आते हैं, उसके बाद भारत का मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू होता है। आप लोगों को उस वीडियो में भी मैंने बताया था कि किस प्रकार मोहम्मद जो गोरी है वो भारत पर आक्रमण करता है, चौहान वंश को खत्म करता है, प्रचंदावर के युद्ध में वो जयचंद को हराता है और इस प्रकार से वो भारत पर नियंत्रण करता है। लेकिन वो यहाँ राज नहीं करता, लौटते हुए उसकी 1206 में मृत्यु हो जाती है लाहौर में। तो वो अपना एक, क्योंकि वो निसंतान था, उसकी कोई संतान नहीं थी मोहम्मद गोरी की, तो वो अपना एक खास गुलाम था, उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। वो कुतुबुद्दीन ऐबक को इस क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर देता है, एक प्रकार से उसको सुल्तान बना देता है। जैसे उसकी मृत्यु होती है तो उसके बाद वो पूर्ण रूप से यहाँ का सुल्तान बन जाता है, राजा बन जाता है, बादशाह बन जाता है। तो इस प्रकार भारत में दिल्ली सल्तनत का आरंभ होता है कुतुबुद्दीन ऐबक से। मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि कुल 5 वंश हुए किसमें, दिल्ली सल्तनत में। कब से लेकर 1206 से लेकर 1526 तक, यानी 320 साल का इतिहास दिल्ली सल्तनत का इतिहास है। इसमें 5 वंश हुए। उन 5 वंश को याद रखने की मैंने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी कि गुल खिले तो सो लो। ये एक लाइन याद रखना कि जब गुल खिले तो सो लो। कब सोना है? जब गुल खिले। इस लाइन से आप 500 वंश याद रख सकते हो। आप लिख के देखना भी 5 वंश कौन से हैं। तो पहला वंश था उसमें गुलाम वंश। आज हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आप लोगों को जैसा पता है कि भारत में जब दिल्ली सल्तनत का आरंभ होता है, गुलाम वंश की स्थापना होती है, तो गुलाम वंश की स्थापना करता कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। एक बात और दोस्तों, कि जो गुलाम वंश है उसको मामलुक वंश भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पीछे आया हुआ था, बहुत कम लोगों को पता है। गुलाम वंश को दूसरे एक नाम से जाना जाता है, वो है मामलुक वंश। आप कॉपी पेन लीजिए, अगर आपको बोर्ड पर दिखाई नहीं दे रहा है तो आप मेरे साथ नोट्स बनाते चलिए। किस नाम से जानता है? दूसरा नाम क्या है गुलाम वंश का? मामलुक वंश। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था कुतुबुद्दीन ऐबक? ये मोहम्मद गोरी का क्या था? गुलाम था। सबसे प्रिय पसंदीदा गुलाम है कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसने गुलाम वंश की स्थापना की। कब की? जब मृत्यु होती है किसकी? मोहम्मद गोरी की। तो 1206 में मृत्यु होती है। 1206 में वो वहां का प्रशासक होता है। धीरे धीरे वो संघर्ष करके आसपास के इलाकों को जीतकर 1210 में वो किस चीज की स्थापना कर देता है? गुलाम वंश की। तो इस प्रकार भारत में गुलाम वंश आरंभ होता है और इसके साथ आरंभ होती है दिल्ली सल्तनत। अब हम पढ़ते हैं गुलाम वंश के बारे में। किसने स्थापना की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में सुल्तान बनता है वो, और वो क्या रहता है 1210 तक। 1210 में उसकी मृत्यु होती है। उस 4 सालों के दौरान उसने क्या क्या चीजें की, क्या क्या मुख्य बातें हुई जो एग्जाम में आती हैं। इसके अलावा एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, आप इसके नोट्स बना लीजिए। तो हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ते हैं। गुलाम वंश का क्या था? वो संस्थापक था। कौन था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। 1206 में क्या करता है? गुलाम वंश की स्थापना करता है, सुल्तान बनता है, यहाँ का बादशाह बनता है। इसको लख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा नाम क्या था इसका? लख बख्श। लख बख्श के नाम से किसको जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। मलिक सिपा सालरा की उपाधि लेता है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। लाहौर में राजधानी होती है इसकी। वो वहां से कोशिश करता है कि लाहौर से दिल्ली राजधानी ट्रांसफर की जाए। हालांकि होती नहीं उससे पूरी तरह, लेकिन वो पहला आदमी था जिसने कोशिश की थी कि दिल्ली को राजधानी बना लिया जाए। लाहौर थी इसकी राजधानी। कुतुब मीनार भारत की एक बहुत पुरानी इमारत, प्रसिद्ध इमारत, दुनिया भर में फेमस इमारत कुतुब
मीनार, वो कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि ये सिर्फ निर्माण आरंभ करता है, शुरू करता है, पूरी इससे नहीं होती, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब यहाँ ये बात भी आप ध्यान रखना कि कुतुब मीनार है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर नहीं है। यहाँ कंफ्यूजन होती है क्योंकि दोनों साइड में कुतुब नाम आता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट किया था, लेकिन ये इसके नाम पर नहीं थी। कौन था? एक सूफी संत से मोइनुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन मोइनुद्दीन बख्तियार काकी, उनके नाम पर ये कुतुब मीनार थी। एक संत थे, सूफी संत थे, वो अपना गुरु मानता था कुतुबुद्दीन ऐबक इनको, इनके नाम पर इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था। दिल्ली में पहली मस्जिद जो बनी है ना, दिल्ली में जो पहली मस्जिद बनी, इसी को कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बोलते हैं। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भारत की दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी, ये दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद। इसका निर्माण भी किसने किया था? कुव्वतुल इस्लाम है इस मस्जिद का नाम। इसका भी निर्माण किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके अलावा अजमेर में इसने 2.5 दिन का झोपड़ा, एक ये बिल्डिंग बनाई थी इसने, ये भी काफी प्रसिद्ध है। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये बिल्डिंग किसने बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। वो घोड़े पर पोलो खेल रहा था, पोलो जो आज का गेम है उसमें उसको चौगान बोला जाता था, और घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है और उसकी कड़ी समाप्त हो जाती है। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक कर देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है 1210 में। कहा? लाहौर में। क्या करते हुए? चौगान खेलते हुए, पोलो खेलते हुए। इसके बाद होता क्या, इसका लड़का था, उसका नाम था आराम शाह, वो शासक बनता है। ये आपको बहुत कम लोगों को पता होगा, ये बहुत कम पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं आपको छोटे से छोटा राजा भी पढ़ाऊंगा जो 2 दिन के लिए सुल्तान बना, उसका भी मैं आपको नाम बताऊंगा। आराम शाह बनता है, किसका लड़का था? कुतुबुद्दीन ऐबक का लड़का। लेकिन ये क्या है, ये 1-2 साल तक क्या करता है? शासन करता है। 6 महीने से लेकर 1 साल के बीच में शासन करता है, लेकिन ये अयोग्य शासक होता है, इससे जो अपना शासन था वो संभलता नहीं है। तब होता क्या है, एक नाम है इल्तुतमिश, आपने बहुत सुना होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश वास्तव में कौन था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। ये सिंध प्रांत के आसपास एक प्रांत है, छोटा सा उस टाइम था, उसका ये शासक था, उसका इसको प्रशासक नियुक्त किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जब ये देखता है कि दिल्ली का जो दिल्ली सल्तनत है जिसके अंडर में सभी छोटे छोटे राजा आते हैं, वहां का जो शासक बना है आराम शाह वो अयोग्य है, उससे अपना राजा नहीं समझ रहा, तो वो करता क्या है कि वहां के जो अमीर लोग थे, तुर्क थे, वो लोग उसको निमंत्रण देते भी आप आओ, तो वो दिल्ली जाता है, आराम शाह को हरा देता है, और इस प्रकार दिल्ली सल्तनत का फुल फ्लैग दूसरा सुल्तान कौन बनता है, दूसरा राजा कौन बनता है? इल्तुतमिश। यहाँ मैं राजा और सुल्तान में आपको थोड़ा डिफरेंस बताऊंगा, वो मैं इसी लेसन में आपको रेफरेंस के साथ बताऊंगा इसमें फर्क क्या है, बादशाह और सुल्तान में क्या फर्क है। दोनों एक चीज नहीं है दोस्तों, अलग अलग चीज है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो 1210 में राजा बनता है फिर, या बादशाह बनता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन था भाई? ये कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, बटेऊ था। किसको हराकर? कुतुबुद्दीन ऐबक के लड़के आराम शाह को हराकर ये सुल्तान बनता है, राजा बनता है। इसने सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट काम किया, वो किया था कुतुब मीनार को पूरा किया। यानी कुतुब मीनार का जो निर्माण है उसको पूरा करने वाला कौन था? इल्तुतमिश। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुब मीनार को पूरा करवाया। यानी ये क्वेश्चन है कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ करने वाला शासक कौन था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये प्रश्न आए आपके सामने, क्वेश्चन आए कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने कराया, यानी इसको फिनिश किसने किया? वो था इल्तुतमिश। एक और इसने मुख्य व्यवस्था जो भारत में इसने स्टार्ट की वो थी इक्ता व्यवस्था। इक्तादार नाम आप आगे हिस्ट्री में बहुत पढ़ोगे। तो ये इक्ता व्यवस्था है क्या, वो आपको मैं बता दूं कि जो इसकी सेना में जो अधिकारी थे या जो सैनिक थे उनको वेतन नहीं देता था, सैलरी नहीं देता था उनको। तो करता क्या था, ये भूमि के छोटे छोटे टुकड़े दे देता था उसको, जैसे हम बोलते हैं ना टक बोलते हैं, उसको टक दे दिया, उसी को इक्ता बोलते हैं। वो टैक्स से जो भी आमदनी होगी वहां से जो टैक्स लेगा वो उसका वेतन के रूप में उसको मिलता जाएगा। इस प्रकार इक्ता व्यवस्था इसने स्टार्ट की। और इक्ता व्यवस्था में नगद वेतन देना बंद नहीं था, नगद वेतन देने का सिस्टम नहीं था। उसकी तरह भूमि का एक टुकड़ा जिसको इक्ता बोलते थे वो दे दिया जाता था, उससे जो आमदनी होती वो उस इक्तादार की होती, जिसको इक्ता मिलता उसको बोलते थे इक्तादार। ये हुई। इसके अलावा इसने चांदी का सिक्का, टका, आज भी कहते हैं टका शब्द हम बहुत पढ़ते हैं, टका, जो चांदी का सिक्का था, टका जिसका नाम रखा, वो चलाने वाला सबसे पहला सुल्तान था दिल्ली
सल्तनत में गुलाम उसका इल्तुतमिश। तांबे का सिक्का चलाया इसने जित्तल। 2 सिक्कों के नाम आपको बताया मैंने। टका, ये क्वेश्चन बहुत आया हिस्ट्री में। टका सबसे पहले किसने चलाया था? इल्तुतमिश। जित्तल ये चांदी का था, ये किसने चलाया? इल्तुतमिश ने। अब इसके बारे में मैंने आपको बताया ना सुल्तान और बादशाह में फर्क, वो बताता हूं। सुल्तान और राजा में फर्क। ये पहला सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का, पहला सुल्तान। अब आप सोचोगे इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ, आराम से हुआ, ये कैसे पहला था? तो ये पहला इसलिए था दोस्तों कि मुसलमानों में ये रिवायत थी कि एक खलीफा होते थे मुसलमानों में, जैसे तुर्की के खलीफा थे, बगदाद के खलीफा थे, यानी वो एक धर्मगुरु थे। उनसे वो अगर किसी को लिख के देते थे ना भी ये सुल्तान है, तो इसका मतलब होता कि जो अल्लाह है उस अल्लाह का सीधा बंदा कौन है? सुल्तान। यानी अल्लाह से इसको मान्यता मिली है भी ये राज्य कर सकता है, ये शासक बन सकता है। यानी बिना खलीफा की अनुमति के अगर कोई राज्य करता तो वो बादशाह होता। जैसे अकबर बादशाह थे, सुल्तान नहीं थे। इल्तुतमिश क्या था? सुल्तान था। इसका मतलब क्या था? वो न केवल वहां का राजा था बल्कि उसको बगदाद के खलीफा ने मान्यता दी थी लिखित में भी, आप है ना अल्लाह के बंदे हो, अल्लाह के आदेश से आप राज्य कर रहे हो, अल्लाह के आदेश से आप बादशाह बने हो। तो जो अल्लाह के आदेश जिसको मिलते थे, यानी बगदाद के खलीफा जिसको मान्यता दे देता था लिखित में, वो सुल्तान कहलाते हैं। तो ये इल्तुतमिश, दिल्ली सुल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। इसके अलावा एक और इसने मुख्य व्यवस्था स्टार्ट की, चहलगामी। ये शब्द आपको बहुत सुनने को मिलेगा, चहलगामी। चहलगामी को ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चहलगामी का मतलब होता है मंत्रिमंडल। यानी इसने 40 व्यक्तियों का एक मंत्रिमंडल बनाया अपना, जो इसको राजकाज करने में, राज व्यवस्था चलाने में, शासन चलाने में इसकी मदद करता, इसको राय देता और इनकी बैठक होती थी। इसको बोलते हैं चहलगामी। चहलगामी शुरू करने वाला कौन था? इल्तुतमिश। दिल्ली को व्यवस्थित राजधानी, पहली बार दिल्ली को व्यवस्थित राजधानी बनाई थी इल्तुतमिश ने। कहां से? लाहौर से दिल्ली राजधानी अपनी ट्रांसफर करता है, सही मायने में व्यवस्थित तरीके से कौन करता है? इल्तुतमिश। वैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से दिल्ली राजधानी ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, लेकिन दिल्ली को व्यवस्थित राजधानी किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने पहली बार। इसके अलावा इसकी दौर में एक और घटना होती है 1221 में। खवारिज, जो आज के टाइम का अफगानिस्तान और ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर का इलाका है, जिसको खवारिज बोलते, तो वहां का राजकुमार था, राजा था जलालुद्दीन। चंगेज खान एक मंगोल आक्रमणकारी हुआ, बहुत मशहूर आक्रमणकारी हुआ, जिसने मंगोल साम्राज्य को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैलाया। हालांकि उसने भारत पर कभी आक्रमण नहीं किया, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। चंगेज खान ने कभी भारत पर आक्रमण नहीं किया। वो इसके दौर में भारत की सीमा पर आ जाता है। कैसे? वो खवारिज के राजकुमार को हराता है, तो वो वहां से राजकुमार भाग पड़ता है, वो यहां आ जाता है इल्तुतमिश के पास, सतलुज दरिया पार करके। लेकिन ये चालाकी से काम लेता है इल्तुतमिश। ये चंगेज खान के डर से उसको अपने राज्य में शरण देने से मना कर देता है। ये बोल देता है नहीं, मैं आपकी कोई मदद नहीं करूंगा। जब चंगेज खान को ये पता चलता है तो चंगेज खान सतलुज नदी पर इंतजार करके वापस चला जाता है। अगर ये उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाता तो उस टाइम ये निश्चित था कि इल्तुतमिश यानी दिल्ली सल्तनत और चंगेज खान यानी मंगोलों के बीच में वहां फिर से युद्ध होता, तो हो सकता था भारत का इतिहास परिवर्तित हो जाता, हो सकता था चंगेज खान यहाँ का राजा बन जाता। लेकिन ये होशियारी से काम लेता है, चालाकी से काम लेता है। ये उस जलालुद्दीन को, खवारिज के राजकुमार को मना कर देता है मदद करने के लिए। इस प्रकार भारत पर आया हुआ खतरा, दिल्ली सल्तनत पर आया हुआ 1221 में खतरा वापस चला जाता है। किस रूप में? चंगेज खान के रूप में। इसके अलावा इसके दरबार की एक और मैं आपको विशेषता बता देता हूँ। मिनहाज ए सिराज नाम का एक बहुत बड़ा इतिहासकार हुआ है। इसकी आप बुक पढ़ोगे, तहकीक ए नासिरी, जिसमें उस काल के इतिहास की बड़ी विस्तृत व्याख्या दी गई है। तो वो मिनहाज ए सिराज इसी के दरबार में इतिहासकार था, यानी सांस्कृतिक बंदा था। इसने अलग अलग कलाओं को भी इसने, जैसे भारत में अगर मकबरा निर्माण की कला की बात करें ना, मकबरा निर्माण, तो वो वास्तव में इल्तुतमिश के काल में स्टार्ट होती है। इसी ने मकबरे बनाने स्टार्ट किए थे। जैसे आराम शाह का मकबरा बनवाता है, बिल्डिंग को पूरी करता है, कुतुब मीनार को। यानी ये बड़ा सांस्कृतिक बंदा था, बड़ा अच्छा प्रशासक था। कौन? इल्तुतमिश। इसके बाद होता क्या है कि जब इसकी मृत्यु होती है ना इल्तुतमिश की 1236 में, तो इसका लड़का था, जब इसकी मृत्यु इसका लड़का था फिरोज शाह भी जिसको बोल देते हैं, जिसको रुकनुद्दीन भी बोल देते हैं, वो राजा बनता है, रुकनुद्दीन। लेकिन रुकनुद्दीन के थोड़े से दिन, जैसे वो 6 महीने के लिए राजा बनता है। 1236 की बात है। 1206 से 1236 तक
इल्तुतमिश राजा रहता है, सुल्तान रहता है। जब इसकी मृत्यु होती है तो इसका लड़का रुकनुद्दीन फिरोज शाह वो राजा बनता है, लेकिन वो अयोग्य शासक साबित होता है। तो इसकी लड़की थी, जी नाम आपने बहुत सुना इतिहास में, रजिया सुल्तान। वो क्या करती है, उस रुकनुद्दीन को हराकर हटाकर इसकी जगह खुद सुल्तान बनती है, खुद राजा बनती है। इस प्रकार से हमें तीसरे फुल फ्लैग दिल्ली सल्तनत के सुल्तान या राजा के बारे में पढ़ते हैं। उसका नाम था रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किसकी लड़की थी? इल्तुतमिश की। दिल्ली शासक की पहली और अंतिम महिला मुस्लिम शासिका है। यानी कि दिल्ली में मुसलमानों ने 1000 ईस्वी से लेकर 1857 तक यानी 800 साल तक राज किया। ये ऑथेंटिक बात है, किसी को ऐसी एलर्जी हो तो हो। 800 साल इन लोगों ने राज किया, मुसलमानों ने। इन 800 सालों में सिर्फ एक महिला ने राज किया, एक महिला मुस्लिम शासिका थी जिसने 4 साल राज किया। उसका नाम था रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किसकी लड़की थी? इल्तुतमिश की। अपने भाई रुकनुद्दीन को हटाकर ये सुल्तान बनती है 1236 में। 1236 से लेकर 1240 तक पहली और अंतिम महिला मुस्लिम शासिका थी, ये मैंने आपको बता दिया। रजिया सुल्तान ने क्या किया कि ये सैनिकों की वर्दी में रहती, हिजाब जो मुस्लिमों का होता है ना, जिससे वो आंख दिखती है, बाकी सारा फेस वो कवर कर लेते हैं, वो पहनना इसने बंद किया। तो हुआ क्या कि जो कट्टरता थी इस्लाम में वो आज भी है, वो उस टाइम भी ज्यादा थी। तो जो मुसलमानों का एक तबका था ना उस टाइम का, जो अमीर जैसे कोई भी चहलगामी के सदस्य थे, उन लोगों को थोड़ा हिराकत हुई कि हम लोग एक लेडीज के अंडर में काम कर रहे हैं। जैसे आज भी लोग मानते हैं भी औरत के नीचे, लेकिन आज की सभ्यता और 8000 साल पहले की सभ्यता में फर्क था, संस्कारों में फर्क था। तो उन लोगों ने इसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि जो ये थी रजिया सुल्तान, इसका इसी के जो नीचे इसके सरदार थे उन्होंने विरोध करना स्टार्ट कर दिया। किस बेस पर? भी तो एक औरत है, औरत के अंडर हम काम नहीं कर सकते। तो इसका एक खास आदमी था जिसको याकुत बोलते हैं। इसकी एक बड़ी लव ट्रायंगुलर है इस कहानी में, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। कम आपने पढ़ा होगा। रजिया सुल्तान की जो लाइफ थी उसमें प्रेम का एक त्रिकोण होता है, फिल्में देखी होगी ना अपना, जिसमें मतलब एक लड़की और चाहने वाले दो हों, तो वो इसकी लाइफ में था। याकुत था इसका प्रेमी था। होता क्या है कि बठिंडा का एक सरदार था अल्तुनिया, क्योंकि अपने भाई को रखकर राजा बनती है, तो इसके जो और चचेरे भाई होते हैं वो इसका विद्रोह, इसके खिलाफ इसके बगावत कर देते हैं। तो बठिंडा के सरदार को की सहायता से वो इसके इलाके पर आक्रमण कर देते हैं। तो याकुत को लेकर, याकुत के साथ ये शादी करती है। याकुत को लेकर ये जाती है लड़ने के लिए उस साइड में। किस साइड में? बठिंडा की तरफ। तो वहां इनका युद्ध होता है। युद्ध में क्या होती है, याकुत की मृत्यु हो जाती है। जो अल्तुनिया था वो याकुत को मार देता है और इसको बना लेता है बंदी। बंदी बनाने के बाद इसके सामने शर्त रखता है अल्तुनिया, जो बठिंडा का सरदार था, कि या तो आप मेरे साथ शादी करो या मैं आपको मार देता हूं। तो ये फिर संधि कर लेती है, खुद सुल्तान रहती है और उस अल्तुनिया के साथ शादी कर लेती है। यानी पहले इसकी शादी होती है याकुत के साथ, और क्योंकि अल्तुनिया भी इससे प्रेम करता था तो फिर वो याकुत को मारकर क्या कहता है भी आप मेरे साथ शादी करो। तो फिर ये अल्तुनिया के साथ शादी करती है। अल्तुनिया के बाद शादी करने के बाद, क्योंकि इसके भाइयों ने दिल्ली में विद्रोह कर दिया था उस टाइम, तो ये अल्तुनिया की सेना के साथ ये लोग लौट रहे होते हैं। कैथल में उस समय इनका डेरा होता है। वहां कहते हैं डाकुओं ने इसको मार दिया, बल्कि हकीकत ये थी कि जो वहां के जो इसके भाई थे वो लोग, यहाँ के जो जाट थे उस टाइम, जाट उस टाइम भी यहाँ स्ट्रॉन्ग थे, उन लोगों को उकसाते हैं, उन लोगों की मदद करते हैं। तो जाटों द्वारा इसको 1240 में कैथल में मार दिया जाता है। हरियाणा जीके से जुड़ा हुआ भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है भी रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ है? ये है कैथल में। कैथल में किताबों में लिखा हुआ है डाकुओं ने मार दिया था, लेकिन उसको हकीकत में जाटों द्वारा मार दिया जाता है। उसके साथ अल्तुनिया भी खत्म हो जाता है। इस प्रकार रजिया सुल्तान की कहानी खत्म होती है। इसमें मैंने आपको नाम बताया, जैसे याकुत वो इसका प्रेमी था, जिसके साथ सबसे पहले वो इसको जो अस्तबल था ना, घोड़ों का जो सिस्टम था, उसका सरदार बनाती है सबसे पहले। फिर इनकी प्रेम कहानी स्टार्ट होती है। फिर ये लोग वहां जाते हैं लड़ाई करने के लिए, बठिंडा के सरदार के पास, अल्तुनिया के पास। वहां लड़ाई में याकुत मारा जाता है। फिर अल्तुनिया इससे प्रेम प्रस्ताव रखता है। ये फिर अल्तुनिया के साथ शादी करती है और अपने भाइयों ने जो इसके लड़ाई करने के जाने के दौरान दिल्ली में विद्रोह कर दिया था, उनको मारने के लिए या उनको हराने के लिए आते हैं। जब उनको भाइयों को पता चलता है भी तो अब हरा देगी, अल्तुनिया भी इसके साथ हो गया, तो ये रात को सोई उदरण साजिश के दौरान जाटों को उकसाते हैं और वो इसको मार देते हैं। इस प्रकार पहली और अंतिम महिला मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान का कार्यकाल खत्म होता है। कैथल में इसकी हत्या कर दी जाती है।
1240 में इसकी हत्या होती है। उसके बाद क्या होता है कि गुलाम वंश में अफरा तफरी सी मचती है, क्योंकि सभी ना विद्रोह कर रहे होते हैं, कोई योग्य कोई होता ना है। तो 1240 में मौजूदीन बहराम शाह ये था इसका कजन, किसका, रजिया सुल्तान का। ये शासक बनता है क्योंकि यही मरवाता है रजिया सुल्तान को 1240 में। ये 2 साल सुल्तान रहता है 1240 से 1242 में। 1242 में इसी का एक और कजन, इसी का एक और भाई, वो उसका नाम था अलाउद्दीन महसूद शाह। 1242 में वो इसको हटा देता है, हटाकर इसकी हत्या कर देता है और खुद राजा बनता है 1242 से 1246 तक, अलाउद्दीन मसूद शाह। 1246 में अलाउद्दीन मसूद शाह को एक और इसका सुल्तान, एक और इसका कजन भाई, ये सारा परिवार होता है, बड़ा बड़ा परिवार था इनका, 100-150 राजकुमार थे ये। तो वो नसीरुद्दीन महमूद शाह बोलते हैं उसको, नसीरुद्दीन महमूद शाह, वो इसको हटा देता है। किसको, मसूद शाह को। कौन हटा देता है, नसीरुद्दीन महमूद शाह। 1246 में वो दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। इस प्रकार 1246 से लेकर 1266 तक वो सुल्तान रहता है। हालांकि वो 20 साल सुल्तान रहता है, लेकिन वो कोई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य नहीं करता, ना दिल्ली का विस्तार होता, ना कोई सांस्कृतिक प्रगति होती, बस वो नाम का सुल्तान रहता है, अपनी रंगरेलियां बनाता है और काम चलता रहता है। वो चलता रहता है 1246 से 1266 तक, 20 साल। जैसे रजिया सुल्तान ने सिर्फ 4 साल राज किया, तो भी इसका इतिहास में नाम है। नसीरुद्दीन महमूद शाह के बारे में आप बहुत कम पढ़ोगे, क्योंकि इसने कुछ ऐसा नहीं किया। जो वहां के अमीर जो तुर्क थे, चहलगामी के सदस्य थे, वो क्या करते हैं कि वो चलाते हैं राज, इसको सिर्फ नाम का सुल्तान बनाए रखता है। सुल्तान की जो गरिमा थी, पद की जो प्रतिष्ठा थी, वो इसके राज में बिल्कुल गिर जाती है। मतलब सुल्तान की जो एक, जैसे हम बागड़ी बोलते टोर होती है ना, वो टोर खत्म हो जाती है इसके राज में, 20 साल के राज में। फिर होता क्या है, 1265 में जो चहलगामी जिसकी स्थापना की थी किसने, इल्तुतमिश ने, 40 लोगों का एक मंत्रिमंडल था, उसका एक सदस्य होता है गयासुद्दीन बलबन। उसका असली नाम था बहाउद्दीन, लेकिन बाद में वो जब राजा बनता है तो अपना नाम रखता है गयासुद्दीन बलबन। 1265 में वो इनके खिलाफ विद्रोह कर देता है, चहलगामी का सदस्य था वो किसके साथ खिलाफ विद्रोह करता है, नसीरुद्दीन महमूद शाह के खिलाफ विद्रोह करता है और इसको हराकर खुद सुल्तान बनता है 1266 में, जिसको हम बलबन के नाम से जानते हैं, जिसका नाम था गयासुद्दीन बलबन। बलबन ने सबसे पहले क्या काम किया कि वो चहलगामी को खत्म कर देता है। चहलगामी जो 40 जनों का मंत्रिमंडल था, जिसकी स्थापना किसने की थी, इल्तुतमिश ने, उसको खत्म करता है। क्यों? क्योंकि इससे शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो गया था, अलग अलग लोगों के पास शक्तियां चली गई, तो वो सबको खत्म करके सारी शक्ति अपने में ले लेता है और वो सुल्तान की गरिमा को बढ़ाता है। किस प्रकार, लोह एवं रक्त की नीति। इसमें क्या था भी, कहाँ तो खून, जहां आपको ये लगे भी अगला ताकतवर है, वहां आप शादी कर लो, या अपनी लड़की देते हो या अपनी अगले की लड़की के साथ शादी कर लो, वहां तो रक्त की नीति अपना लो। और जहां नहीं लगे, ये लगे भी इसके साथ आप लो से टकरा सकते हो, नहीं इसको हरा सकते हो, वहां उसको हराकर अपने राज्य में मिला लो। इस प्रकार से वो लो रक्त की नीति अपनाता है। इसके अलावा आप देखते हो कि जो एक नौरोज नामक त्योहार है पारसियों का, ईरानियों का, उसकी स्टार्ट करता है वो। इसके अलावा दरबार में वो हंसना, मजाक करना या बहुत ज्यादा बोलना, जो पैरों को चूमने की, सलाम करने की, या मतलब जैसे हम धोख की तरीके से बोलते हैं ना, जिसमें दंडवत लेटकर प्रणाम किया जाता है, इस प्रकार सलाम करने की जो व्यवस्था थी वो इसके राज में स्टार्ट होती है सुल्तान को। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि जो पीछे के जो सुल्तान हुए उनको सुल्तान की गरिमा को गिरा देते हैं। ये आकर उसको लगता है, वो ये कहता है, बलबन ये कहता है कि मैं तो खुदा का बंदा हूँ, देवी अवतार हूं, ताकि लोग उससे प्रभावित रहें। सुल्तान की गरिमा हो, ज्यादा गरिमा होगी तो लोग विद्रोह कम करेंगे। इस प्रकार सुल्तान 1266 से लेकर 1287 तक 88 तक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान रहता है। लो रक्त की नीति अपनाता है, नौरोज जो उत्सव ईरानियों का वो स्टार्ट करता है, सुल्तान की गरिमा को बढ़ाता है। जो मैंने बताया ना आपको, हाथ चाटना, पैर चूमना और लेटकर सलाम करना, इन व्यवस्थाओं की शुरुआत करता है। चहलगामी को खत्म कर देता है। इस प्रकार 20 साल के करीब बलबन राज करता है। और इसी दौरान क्या होता है कि एक और नया वंश, खिलजी वंश भारत में, वहां का एक छोटा सा सरदार था, वो कोशिश करनी स्टार्ट हो रहा है। इसकी 1288 में मृत्यु हो जाती है बलबन की। फिर इसके बाद 2 उत्तराधिकारी बनते हैं, इसके बिल्कुल ही कमजोर, जिनका इतिहास में कहीं नाम नहीं है। वो क्या करते हैं, खिलजी वाले इनको हटाकर दिल्ली सल्तनत पर अपना अधिकार कर लेते हैं। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत में दूसरे वंश की स्थापना 1290 में होती है, जिसका नाम था खिलजी वंश। उसके बारे में मैं अलग से वीडियो दूंगा। आज मैंने आप लोगों को गुलाम वंश के बारे में बताया है। गुलाम वंश या मामलुक वंश, इसमें कौन कौन से राजा हुए, उन्होंने क्या क्या बढ़िया चीजें की,
जिनसे आपके क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, किसमें, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो उसमें आते हैं, उसमें सभी मुख्य मुख्य बातें मैंने आप लोगों को बता दी है। फिर भी आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो को रोक रोक के पॉज कर करके देखें और उसके नोट्स बनाएं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं गुलाम वंश में से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो इनसे अलग आए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे द्वारा दिए गया ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, आप लोगों के काम आएगा। आप लोग मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, मेरे इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि मैं इसी प्रकार आप लोगों की सहायता करता रहूं। धन्यवाद।